नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मुलायम के अंतिम संस्कार में पहुंचे राजनीतिक दिग्गजों की, कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक में फंसी बीजेपी की, बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल की बढ़ती लोकप्रियता की, कांग्रेस की रणनीति से डरी बीजेपी की, जानेंगे महाराष्ट्र में बीजेपी को अब किसने दिया झटका, हरियाणा में सहयोगी के आगे क्यों झुकती दिख रही है बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में बात देश को मिलने वाले नए चीफ जस्टिस की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिवसेना पर दावेदारी की लड़ाई पर छिड़ा विवाद थमा, दोनों गुटों को मिला नया नाम और नया निशान। उद्धव के हाथ में लगी मशाल तो शिंदे को मिला तलवार और ढाल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में बीजेपी भी निकाल रही है पदयात्रा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यात्रा को जन संकल्प का दिया नाम। गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, देश भर में सूचना आयुक्तों के 42 पद है खाली, गुजरात और छत्तीसगढ़ बिना CIC के कर रहे हैं काम। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 844 अंकों की गिरावट के साथ 57,147 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 257 अंकों की गिरावट के साथ 16,984 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात करते हैं मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा की। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव आज पंचतत्व में विलीन हो गए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को आज दोपहर करीब 4:15 बजे उनके पैतृक गांव सफई में अंतिम विदाई दी गई। अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान लोगों ने धरती पुत्र अमर रहे के नारे लगाए। उनके अंतिम दर्शनों के लिए करीब 1.5 लाख लोग पहुंचे थे। मुलायम के अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, उद्योगपति अनिल अंबानी, अभिनेता अभिषेक बच्चन सहित अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज पहुंचे। राजकीय सम्मान के साथ मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। मुलायम का सोमवार को निधन हो गया था। 82 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। मुलायम सिंह यादव की अंतिम विदाई में लाखों की भीड़ दिखी। उनके चाहने वालों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। अब बात करते हैं कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और अब हिमाचल में रोजगार यात्रा ने बीजेपी की घेराबंदी कर दी है। राज्य की सत्ता पर वापसी के लिए कांग्रेस की इस चाल से बीजेपी बेहाल है। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। प्रदेश में सत्ता पर काबिज बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस ने सत्ता में वापसी को लेकर पूरा जोर लगा दिया है। इस बीच हिमाचल में कांग्रेस ने अपनी रोजगार संघर्ष यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इस यात्रा की शुरुआत सोमवार को कांगड़ा से हुई। यात्रा ने 40 पंचायतों को कवर किया। राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हिमाचल कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा कि रोजगार संघर्ष यात्रा के दूसरे चरण का पहला दिन शानदार रहा। जनता ने तय कर लिया है कि युवाओं को बेरोजगार बनाने वाली भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, तो वहीं हिमाचल कांग्रेस ने राज्य में भी बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी की घेराबंदी कर रखी है। कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी राज्य में बेहाल नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। पार्टी ने अग्निवीर योजना को लेकर भी बीजेपी पर राज्य के युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव RS बाली ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर बेरोजगारी की समस्या दूर की जाएगी। उन्होंने बीजेपी सरकार को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार को हटाना जरूरी है। युवा नाराज हैं और देश जल रहा है। पीएम मोदी के दौरे के बाद कांग्रेस के बड़े नेता भी राज्य के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। हिमाचल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रही हैं। प्रियंका 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे ठोडो ग्राउंड में परिवर्तन प्रतिज्ञा महारैली करेंगी। प्रियंका गांधी की रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हिमाचल में इस वक्त बदलाव की हवा साफ दिख रही है। कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी खेमे में हलचल तेज है। बदलाव सिर्फ हिमाचल में नहीं बल्कि देश में भी नजर आने वाला है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। महिलाओं से लेकर देश का युवा तक अब राहुल से काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। राहुल की लोकप्रियता के बढ़ते ग्राफ ने बीजेपी में खलबली मचा दी है।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने देश और दुनिया के सामने नए राहुल को लाकर खड़ा कर दिया है। यात्रा को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है और राहुल गांधी की लोकप्रियता नए नए रिकॉर्ड बना रही है। जो वीडियो आप देख रहे हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी किस कदर लोगों के दिलों में अपने लिए खास जगह बना रहे हैं। चलिए एक बार फिर आपको ये खूबसूरत वीडियो दिखाते हैं। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 34वां दिन है। यात्रा की शुरुआत को लेकर राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में देश की बेटियों के लिए उनका सम्मान और प्यार साफ नजर आ रहा है। चलिए आपको भी दिखाते हैं ये तस्वीरें। राहुल गांधी को यात्रा के दौरान समाज के सभी लोगों का खूब प्यार और सम्मान मिल रहा है। राहुल की यात्रा एक नए इतिहास को बना रही है। आज राहुल गांधी ने कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि पिता की लाठी है और मां की उम्मीद हर घर का सहारा है। हमारी बेटियां देश के उज्जवल भविष्य के लिए हम सबको हर हाल में इन्हें सुरक्षा, बराबरी के अवसर और सम्मान दिलाना ही होगा। राहुल गांधी की यात्रा देश को प्यार और शांति का संदेश दे रही है। वहीं मौजूदा सरकार के खिलाफ भी राहुल का हल्ला बोल जारी है। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं और इस यात्रा का मकसद भी देश की समस्याओं को उजागर करना है। आज भी यात्रा में लोगों की जबरदस्त भीड़ नजर आई, जिसको लेकर कांग्रेस ने लिखा है कि ये भीड़ नहीं जनसैलाब है, हम सबका भारत को एकजुट करने का ख्वाब है। भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ रहे जनसैलाब की भावनाएं स्पष्ट हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस ने इस ट्वीट के साथ ही यात्रा की तस्वीरें भी शेयर की हैं। आप भी देखिए ये तस्वीरें जिनमें लोगों का जनसैलाब साफ नजर आ रहा है। राहुल गांधी की यात्रा का कर्नाटक पड़ाव काफी अहम है। शायद यही वजह है कि यात्रा यहां पर सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाली है। कर्नाटक में यात्रा 21 दिन रहने वाली है और राज्य में 511 किलोमीटर का सफर तय करेगी। भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 867 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। कर्नाटक में राहुल की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बीजेपी की सत्ता पर पकड़ कमजोर हो रही है। इसका असर गुजरात तक दिखाई दे रहा है। गुजरात में कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है और कांग्रेस की इस रणनीति का डर पीएम मोदी को भी दिख रहा है। पीएम मोदी ने इसका जिक्र अपनी सभा में भी किया। गुजरात में विधानसभा चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। फिलहाल गुजरात में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का शोर सुनाई दे रहा है। कांग्रेस का प्रचार का शोर बीजेपी और कांग्रेस की तुलना में कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की ये रणनीति है या फिर कमजोरी, इसे लेकर बीजेपी परेशानी में दिख रही है। पीएम मोदी ने भी मंच से कांग्रेस की रणनीति को लेकर चिंता जाहिर कर दी। पार्टी कार्यकर्ताओं से आनंद की सभा में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस ने एक नई रणनीति अपनाई है। मैंने जांच नहीं की है, लेकिन सरकारी तौर पर दिख रहा है। पहले के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस काफी शोर शराबा किया करती थी, बीजेपी का सफाया करने की बात करती थी, लेकिन 20 वर्षों में हम नहीं हारे, इसलिए उसने इस बार कुछ नया किया। कांग्रेस नेता खबरों में नहीं दिख रहे हैं, न ही संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं, न भाषण दे रहे हैं, इसलिए भ्रमित नहीं हो। कांग्रेस बोल नहीं रही है, लेकिन ये गाँव में पहुंच रही है, बैठक कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए हमें भी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने होंगे। साफ है पीएम मोदी भी ये समझ चुके हैं कि राज्य की जड़ों तक कांग्रेस नेता पहुंच चुके हैं। पार्टी ने बिना शोर शराबे के ही स्थिति को अपने हक में बनाने की मजबूत रणनीति बनाई है और इसे अमल में भी लाया गया है और इसका असर अब पीएम मोदी को भी दिखाई देने लगा है। इसलिए पीएम मोदी को भी कांग्रेस की रणनीति की तरह ही पार्टी कार्यकर्ताओं से घर घर दस्तक देने के लिए कहना पड़ रहा है। कांग्रेस की रणनीति से पीएम मोदी भी चिंता में दिख रहे हैं। साफ है कि इस बार गुजरात चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला। आसान तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव भी नहीं दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर लंबे वक्त से डोरे डाल रही थी, लेकिन राज ठाकरे के ऐलान ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। राज ने साफ कर दिया है कि वो राज्य में अकेले बीएमसी के चुनाव लड़ेंगे। तो क्या है राज ठाकरे के इस ऐलान के सियासी मायने, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी कितनी मजबूत है, इस सच से हर कोई वाकिफ है। वो अकेले दम पर सियासत की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती है। हमेशा ही उसने शिवसेना को बैसाखी बनाकर सत्ता पर राज किया है। अब शिवसेना के जाने के बाद उसने शिंदे गुट का सहारा बनाया है, लेकिन अब निकाय चुनाव को लेकर भी वो नए दोस्त की तलाश में है। इसी खोज में उसकी नजर राज ठाकरे पर थी, लेकिन अब चुनाव से पहले उसे जोरदार झटका लगा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव अकेले दम पर लड़ने का ऐलान किया है। दरअसल ठाकरे की सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेताओं के साथ करीबी देखने को मिली थी। एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेताओं के साथ राज ठाकरे के मेल मुलाकातों के बाद ये चर्चा चल पड़ी थी कि क्या उनकी पार्टी एनडीए के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी। अब राज ठाकरे ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। राज ठाकरे ने गठबंधन को लेकर ऐलान कर दिया है कि एमएनएस अकेले ही बीएमसी और अन्य नगर निकायों के लिए होने वाले चुनाव में उतरेगी, किसी भी दल से गठबंधन नहीं होगा। एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर ने बताया कि बीएमसी के साथ ही पुणे, नासिक, ठाणे, पालघर और रायगढ़ नगर निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग हुई थी। हमने लोकल बॉडी चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया है। नंदगांवकर ने कहा कि राज ठाकरे का ये मानना है कि राजनीतिक दलों के भ्रम को देखते हुए जनता एमएनएस को जनादेश देगी। एमएनएस का ऐलान अब बीजेपी को परेशान करेगा। ऐसे में देखना होगा कि वो चुनाव में उद्धव ठाकरे का सामना कैसे करेगी। राज ठाकरे ने बीजेपी को जोर का झटका दिया है। ऐसे में आने वाले बीएमसी चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। तो वहीं हरियाणा में भी बीजेपी की मुश्किलें जेजेपी ने बढ़ा रखी है। बीजेपी को राज्य में अपनी सरकार बचाना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार चला रही जेजेपी नाराज है। संकेत यहां तक मिल रहे हैं कि जेजेपी सरकार से समर्थन भी वापस ले सकती है। जेजेपी की नाराजगी के बाद बीजेपी अब उसे मनाने में जुटी है। आखिर क्या है मामला जिससे बीजेपी और जेजेपी के बीच आ गई हैं दूरियां? देखते हैं इस रिपोर्ट में। जननायक जनता पार्टी के नेता दिल्ली में मंथन कर रहे थे, तो हरियाणा में बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। जेजेपी में मंथन चल रहा था कि क्या हरियाणा सरकार से अलग होने का वक्त आ गया है। दरअसल आदमपुर उपचुनावों को लेकर बीजेपी और जेजेपी आमने सामने आ गए हैं। पहले तो उपचुनावों में जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान तक कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने चुनाव प्रचार में जेजेपी को पूरी तरह से किनारे कर दिया, जिससे नाराज जेजेपी अपना फैसला बदलने की तैयारी में दिख रही है। आदमपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जितने भी पोस्टर जारी किए, उनमें जेजेपी नेताओं के ना तो नाम है और ना ही तस्वीरें, सिर्फ बीजेपी नेताओं के चेहरे ही दिख रहे हैं, जिससे नाराज जेजेपी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर बीजेपी को अलग जाना हो तो भी अपना रास्ता अलग तलाश सकती है। जेजेपी की नाराजगी से हरियाणा में सरकार हिलती दिख रही है। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है और बीजेपी के पास 40 सीटें हैं। जेजेपी के 10 विधायकों के समर्थन के सहारे सरकार चल रही है। ऐसे में अगर जेजेपी अलग होती है तो राज्य की मनोहर लाल खट्टर की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ऐसे में जेजेपी को मनाने की जिम्मेदारी खुद सीएम खट्टर ने ही संभाल ली है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जेजेपी बीजेपी गठबंधन में मजबूती से काम कर रहा है। हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है। आदमपुर में तो अभी सही तरीके से प्रचार भी शुरू नहीं हुआ है। लोकल लेवल पर पोस्टर जारी किए गए हैं, इसलिए कुछ गलतियां हो गई हैं। जब सही तरीके से चुनाव प्रचार शुरू होगा तो मंच पर जेजेपी के नेता भी दिखाई देंगे। पोस्टर में उनके नेताओं की तस्वीरें भी दिखाई देंगी। जाहिर सी बात है कि खट्टर का ये बयान जेजेपी के गुस्से को शांत करने के लिए है। ऐसे में देखना है कि क्या जेजेपी उपचुनाव में बीजेपी का समर्थन करेगी। वैसे हरियाणा में अब तक हुए उपचुनावों में बीजेपी को झटका ही लगता रहा है। उसे उपचुनावों में लगातार हार मिलती रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश को मिलने वाले नए सीजेआई की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का नाम अपने उत्तराधिकारी और भारत के नए सीजेआई के लिए सिलेक्ट किया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अगले महीने 9 नवंबर को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता भी सीजेआई रह चुके हैं। ऐसे में ये पहला मौका होगा जब पिता के बाद बेटे भी देश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से कानून मंत्रालय ने सीजेआई ललित से कहा था कि वो अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश सरकार को भेजें। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मौजूदा सीजेआई यूयू ललित के बाद सबसे वरिष्ठ हैं और यही वजह है कि चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश सरकार से की गई है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस उदय यू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर केंद्र सरकार से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। मुख्य
न्यायाधीश उदय यू ललित ने सुबह 10:15 पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की मौजूदगी में जस्टिस चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया। सीजेआई ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को खत्म हो रहा है और वो सिर्फ 74 दिनों तक इस पद पर बने रहेंगे। पूर्व सीजेआई एनवी रमन का कार्यकाल पूरा होने के बाद जस्टिस ललित 26 अगस्त 2022 को देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। उनका कार्यकाल केवल 2.5 महीने का ही है, जबकि इससे पहले प्रधान न्यायाधीशों का औसतन कार्यकाल 1 साल से ज्यादा का रहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल का होगा। चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में और हाई कोर्ट के जज 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़ के बेटे हैं। जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़ 1978 से 1985 तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे थे। उनके नाम सबसे लंबे समय तक देश का सीजेआई रहने का रिकॉर्ड है। ये पहला मौका होगा जब देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का बेटा देश के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करेगा। देश के नए सीजेआई बनने जा रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर कई अहम फैसले दिए हैं, जबकि वो कई अहम फैसले देने वाली पीठ में भी शामिल रहे हैं। गर्भपात कानून को लेकर हाल ही में उन्होंने फैसला दिया था। इससे पहले राम मंदिर समेत कई अहम मामलों में फैसला लेने वाली पीठ में वो शामिल रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।